ये पहला सवाल दे रखा है ये है रीट 2015 का। ये देख ले, √3 की पावर 5 थी, 9 का स्क्वायर था बराबर 3 की पावर n गुणा 3√3। इसमें n का मान ज्ञात करवा रहा है। कुल मिला के n का मान ज्ञात कर रहा है, बोला सभी पावर को अपन 3 में बदल लेंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर था, मैं यहाँ 3 की पावर 1/2 5 गुणा 9 था तो 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर 3 की पावर n गुणा 3 गुणा 3 की पावर 1/2 3 गुणा 5/2 पावर ऊपर से गुणा हो जाती है 3 गुणा 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n गुणा। और ऐसे यदि आधार समान हो तो ये घातें जुड़ जाती है 1 + 1/2। जैसे कि ये देख रखा है, ऐसे तो हो a⁻m कोष्टक में n हो तो a⁻mn हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जबकि ऐसे हो a⁻m/a⁻n हो तो a⁻m-n, क्योंकि इनके बेस समान है। और a⁻m गुणा a⁻n हो, बेस समान है, आधार ऊपर वाली जो जुड़ जाएंगी a⁻m+n। इस हिसाब से यहाँ पे जोड़ा है। ये आगे इनको, इसका भी बेस समान है 3 है, इसका भी 3 है, यानी 5/2 + में 4। ये ऐसे किया, ये इस वाली को नीचे लिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में। जब ये भाग में है, बेस समान है तो घातें घट जाएंगी, तो घात घट गई, n का मान यहाँ से निकालेंगे 5 आ जाएगा। एक दूसरा सवाल दे रखा था, ये 2x + में 4y - 8xy - 1, इसको सोल्व करवा रहा था और ऑप्शन दे रखा था। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पास कुछ भी ऑप्शन, इसमें करने को कुछ भी नहीं है। करने को यही है कि 4y और 8xy में से 4y अपन ने कॉमन ले लिया, यानी 2x + में 4y जैसे कॉमन लिया, ये 1 आया और ये माइनस का 2x बचा -1। अब इस पूरे समीकरण में से इसको नहीं, इसको ये लिख लिया 2x, ये -1 था, इसको पास में लिया, यानी 2x - 1 + में 4y और 1 - में 2x। अब कोष्टक वाली संख्या को बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये 2x - 1 है तो इसको भी 2x - 1 कर लेंगे। इसको 2x - 1 कैसे करेंगे, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेके, माइनस जैसे ही कॉमन लिया बाहर माइनस आया, माइनस का 4y 2x - 1। अब इन दोनों में से 2x - 1 कॉमन लिया, इन दोनों में से 2x - 1 कॉमन लिया, तो इसमें से 2x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इसमें से लिया तो माइनस का 4y, यानी 2x - 1 - 4y। अब यदि ये चीज़ ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ये देखो, इन दोनों, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 1 - 2x, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 4y - 1। और जो इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए इसमें लिखा नहीं है। तो ये चीज़ भी देख लें आप। एक छोटा सवाल दे रखा था, इसको आप अपने स्तर से ही कर लें। ये 2 समीकरण दे रखे थे, 3x + में 7y = 75 और 5x - 5y = 25। तो x + y का मान पूछ रहा था। इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार दोनों समीकरणों में x का मान बराबर कर लेंगे। जैसे कि इसको तो ऊपर वाली को तो 5 से गुणा किया, नीचे वाली को 3 से गुणा किया, तो सारा गुणाकरण ये आया। नीचे वाले के चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस माइनस, ये 15 से 15x कट जाएगा, ये 50y = 300। y का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। y का मान 6 आने पर कोई से भी समीकरण में रखेंगे, x का मान आ जाएगा और फिर x + y का मान अपन निकाल देंगे। एक और दे रखा था छोटा सवाल, रूट दे रखा 625 का रूट प्लस में 484 का रूट, यानी 625 का तो 25 और प्लस में 484 का 24, यानी 25 प्लस में 22 बराबर 47 आ गया। एक अगला सवाल ये दे रखा था, क्यूब रूट दे रखा था। पहले तो क्यूब रूट, यानी कि ये देखो, ये क्यूब रूट का निशान होता है, रूट पे 3 लिखा हुआ था, मतलब क्यूब रूट। और फिर उसके भी अंदर में अंडर रूट दे रखा था, पॉइंट ये 0000729 प्लस में ये क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो क्यूब रूट को तो एक बार ऐसे कैसे रहने देंगे, जबकि जो रूट था उसको 1/2 लिख लेंगे पावर में, यानी 729 में इतना आ जाएगा। और ये 8/1000 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट को 1/3 भी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे अंदर वाली को, तो ये तो 27 के स्क्वायर होता है, 27 ऐसे कैसे, और ये 1000 की पावर क्यूब रूट प्लस में ये 2/10 आ ही जाए, क्योंकि क्यूब है। ये क्यूब रूट को 1/3 लिखे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो वही 3/10 प्लस में 2/10 सोल्व करेंगे तो 5/10 और 5/10 है तो 0.5, यानी कि ऊपर पॉइंट लगा देंगे, एक नीचे का पॉइंट हटा के। एक ही सवाल दे रखा था, सवाल में
ये कहना चाह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। कुल मिला के सवाल में अपने से रेट पूछ रहा है। क्या रेट यानी दर, भाई किस दर से वो दुगना हो रहा है। तो देखो मान लेंगे पहले मूलधन क्या माना, 1। क्या माना, मूलधन यहाँ से 1 माना। तो ये कह रहा है कि वो 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी धन यानी मिश्र धन कितना हो गया, 2 हो गया। अब मूलधन 1 है, मिश्र धन 2 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 2 - 1 में 1 आ जाएगा। ये कह रहा है 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी पहले तो मूलधन 1 माना, वो दुगना हो गया, मतलब मिश्र धन 2 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से अपन रेट लगा लेंगे। इस सूत्र में हमेशा यही सूत्र ध्यान रखें, क्योंकि इसी सूत्र को ध्यान रखने पर बाद में सब कुछ निकाल सकते हैं। भाई जो भी कुछ निकालेंगे उसको वज्र गुणा करके निकाल लेंगे। तो एक ही सूत्र ध्यान रखना है, अलग बार बार ये नहीं कि मूलधन के लिए आप अलग सूत्र बना रहे हो। जैसे मूलधन के लिए आप बना लिया साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा में समय, ऐसे नहीं। सिर्फ यही सूत्र याद रखें कि साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। साधारण ब्याज यहाँ पे 1 था, मूलधन यहाँ पे 1 था, गुणा आर अपने को निकालना है, और समय यहाँ पे 8 दे रखा है बटा में 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 100 तो इधर चला जाएगा वज्र गुणा में, और 8 इधर नीचे आ जाएगा। आर बराबर में 100 बटा में 8, 12.5% आ जाएगी। ये वज्र गुणा करने पर आ गया था। अभी एक सवाल और दे रखा था। ये सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें नाम भी अच्छे हैं। ये चीनू और निर्मा है। चीनू और निर्मा ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया। कितना निवेश किया, एक ने 30,000 किया और एक ने 45,000 किया। तो 2 वर्ष बाद में 1.5 लाख रुपए इनको लाभ प्राप्त हुआ। तो ये लाभ और साझा वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड, इसका रेशो बना लेंगे लाभ का। भाई जितना अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी अनुपात में अपने पास लाभ आता है। क्या, जिस हिसाब से अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिस हिसाब से अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से अपने पास में लाभ आता है। यानी कि चीनों ने किए 30,000 रुपये 2 साल के लिए, और वही निर्मा ने भी किए 45,000 रुपये 2 साल के लिए। तो 2 से 2 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गई, 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, यानी 2:3 में उन्होंने पैसे का निवेश किया, तो 2:3 में उनका लाभ आएगा। अब 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5 की वैल्यू अपन को सवाल में दे रखी है 1.5 लाख रुपये, क्योंकि 1.5 लाख रुपये को लाभ प्राप्त हो। एक की वैल्यू आ जाएगी 30,000। अब किसी के भी निकाल लेंगे। चीनू की कहेगी तो 2 से गुणा कर देंगे, और निर्मा की कहेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे। चीनू के लिए 2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 गुणा 30,000 60,000। एक ये सवाल और दे रखा था कि ये ऐसे कैसे था कि 1/2% का दशमलव भिन्न क्या है। क्या, 1/2% का दशमलव भिन्न क्या है। तो 1/2 को तो ऐसे कैसे रहेंगे, गुणा परसेंट को मैंने बता रखा है, परसेंट को आप 1/100 भी लिख सकते हैं। क्या, यह परसेंट बराबर 1/100 भी लिख सकते हैं आप। तो आपने परसेंट को 1/100 लिखा। अभी 1/2 आपको पता है क्या होता है, 0.5 होता है। तो 0.5/100, अभी 2 जीरो और लगे हुए तो नीचे 2 छोड़ के पॉइंट और लगवा देंगे, यानी 0.005 इसका दशमलव भिन्न आ जाएगा। 1/2 का 5 था, ये 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये 0.5 आ जाएगा, 0.005। एक ये सवाल और दे रखा है छोटा सा, देखो। ये सवाल कह रहा था कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये कहना चाह रहा है, भाई राजीव है, राजीव की एक तो 5 वर्ष पहले की उम्र और आज से 9 साल बाद की उम्र का गुणनफल 15 है, तो वर्तमान आयु याद करो। देखो वर्तमान आयु अपन ने मान ली 5, एक्स वर्तमान आयु मानी, तो 5 वर्ष बाद में कितनी आएगी आयु, 5 वर्ष पहले, तो x - 5 रहेगी, और जो 9 वर्ष बाद में यानी आज से 9 वर्ष बाद में x + में 9 रहेगी। बिल्कुल सही बात। जैसे एक बात तो अपनी आज आयु 20 साल है, ये मानो कि आज अपनी 20 है, तो 5 साल पहले अपनी 15 रहेगी, और आज से 9 साल बाद में 9 जोड़ देंगे यानी कि 29 रहेगी। तो यानी 5 वर्ष पहले अपनी आयु x - 5 और 9 वर्ष बाद में x + में 9। अब इनका गुणनफल है जो 15 दे रखा है, यानी x - में 5 और x + में 9 बराबर में 15 दे रखा है। ये
एक्स माइनस में 5 गुणा एक्स प्लस में 9 बराबर 15 दे रखा है। अब देखो दो हिसाब है, एक तो इन दोनों को गुणा करो, गुणा करके द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण करके इनका मान निकलेगा जो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। एक तो तरीका वो है। तो द्विघात समीकरण से निकालना है तो आप अपने स्तर से निकालो, बाकी वो मेथड ठीक नहीं है। बल्कि दूसरा मेथड ठीक है, आपको x की जो वैल्यू है वो ऑप्शन से पुट करो। x में कुछ ना कुछ x की वैल्यू, x यानी वर्तमान आयु दे रखी है, या तो ऑप्शन से पुट करो या फिर अपने मन से पुट कर लो। मन से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी x की वैल्यू क्या लिखे कि दोनों को गुणा करने पर 15 आ जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 माइनस में 5 या 1 आ जाएगा, और 6 प्लस में 9 यानी 9 से 15 गुणा 1 यानी 15। x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट हो रही है। दो मेथड है, या तो द्विघात समीकरण से इसको सोल्व करें, द्विघात समीकरण जो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इससे अच्छा है कि ऑप्शन से वैल्यू निकालो, ऑप्शन से पुट करो भाई x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है। x का मान सेटिस्फाई हो रहा है तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब एक ये सवाल दे रखा था, सिर्फ इतना ही दे रखा था सवाल, ये ऐसे ए बी एक सीधी रेखा खींच रखी थी और इस पे ये सी ओ ऐसे ये कोण रेखा खींच रखी थी। ये इधर वाला तो ए है, ये बी है, और ए और बी का अनुपात अपने को सवाल में दे रखा था खुद ने। ए और बी का जो मान दे रखा था 2 अनुपात में 1 दे रखा है। तो अपन को पता है कि भाई सीधी रेखा पे जो कोण होता है, ये जो कोण है ये जो सीधी रेखा पे कोण होता है 180 होता है, और ये पूरा होगा ये 360 होगा। भाई ये तो 180 है और ये 360 होगा। अपने पास तो ये निकालना ऊपर ऊपर का ही। 180 है, ए और बी यानी 2 और 1 यानी 3, 3 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब से किसी की पूछ ले, ए की वैल्यू आएगी तो 2 से गुणा कर देंगे 120, और 1 की वैल्यू 60 है, इस हिसाब से भी कर लेंगे। एक ये अगला सवाल दे रखा था, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये दे रखा, देखो एक त्रिभुज दे रखा था ए बी सी में 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी और बराबर 6 कोण सी। तो ये कोण ए का मान ज्ञात करवाना था। देखो इस प्रकार से जब भी कोई सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनका अनुपात बनाना है। ए बी सी का अनुपात बनाना है। त्रिभुज के कोण ए, तो ए बी सी का अपन अनुपात बनाएंगे। अब ए बी सी का अनुपात बनाने का मतलब है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे 3 ए है, इस 3 को नीचे लिख लेंगे 1/3, 4 बी है तो इसको लिख लेंगे 1/4, और 6 सी है तो इसके लिख लेंगे 1/6। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 12। 12 को ऊपर से गुणा कर देंगे, देखो 12 12 12 से अपन ने गुणा कर दिया। अब इनको काटेंगे तो 4 3 और 2 आया, ये ए बी और सी की वैल्यू है। अब देखो 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 180। 180 मत क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 9 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, क्योंकि 9 में 180 में 9 का भाग 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब किसी का मान निकाल लेंगे अपन, यदि ए का कहेगा तो 4 से गुणा कर देंगे, बी का कहेगा 3 से कर देंगे, सी का कहेंगे 2। तो ऐसी चीज़ अपन ने की क्यों, देखो ये 1/3 अनुपात 1/4 1/6 से किया क्यों, ये इसलिए किया, जैसे दे रखा सवाल में 3a बराबर 4b और बराबर 6c, यही दे रखा था। 3a बराबर 4b बराबर 6c बराबर में k मान लिया अपन ने। इन भाई ये तीनों तो बराबर है ही, तीनों के बराबर में k और मान लिया अपन, भाई ये k है। तो यहाँ से देखो 3a बराबर में k के लिए a की वैल्यू क्या आ जाए k/3, 4b बराबर k के लिए b की वैल्यू आ जाएगी k/4 और c की वैल्यू आ जाएगी k/6। यानी इनके अनुपात कितने हो जाएंगे k/3 अनुपात k/4 अनुपात k/6। इसलिए यहाँ पे तीनों में k को हटा देंगे, k को हटा दिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ गई 1/3 1/4 1/6। लेकिन अपन को सीधा ही याद रखना है, ये k वाला लफड़ा नहीं रखना है भाई। ऐसे जब भी आ जाएंगे तो इनको नीचे कर लेंगे, जैसे 3a है तो 1/3, 4b है तो 1/4, 6c है तो 1/6, एलसीएम लेंगे 3 4 6 का एलसीएम 12 आएगा। उस हिसाब से सोल्व हो जाएगा कट पिट के। देखो एक सवाल में ये त्रिभुज ऐसे ही दे रखा था, ऐसे त्रिभुज दे रखा था, ये व्रत था, व्रत के अंदर ये त्रिभुज दे रखा है ये। अब इस त्रिभुज को मैंने क्या मॉडिफाई, ये क्या कोण ओ का मान पूछ रहा था। अब इस त्रिभुज को मैंने मॉडिफाई क्या कर दिया कि इस पे ये चाप बना दिया, ये ए बी चाप बन गई। अब आपको पता है
ये कल भी मैंने पढ़ाया था और आज भी पढ़ा रहा हूँ। ये है भाई किसी चाप द्वारा, यानी किसी चाप द्वारा मतलब चाप ए बी द्वारा वृत्त की जो परिधि पर बनाया गया, यानी परिधि पर कौन सा कोण बनाया गया, सी, यानी वृत्त की परिधि पर तो ये बनाया गया, यानी किसी वृत्त द्वारा, सॉरी किसी चाप द्वारा वृत्त के जो केंद्र पर बनाया गया कोण है, केंद्र पर ओ है ये, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यानी वृत्त की परिधि पर 40 बनेगा ना, तो ये इधर दुगुना है, मतलब कि ये 80 बनेगा। ये मैंने पहले बताया था, यदि ऊपर वाला थीटा होता है तो ये नीचे वाला 2 थीटा रहेगा। क्या, यदि ये थीटा है तो ये 2 थीटा। कल भी पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा रहा हूँ इसको कि किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त का केंद्र O है यहाँ पे, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण के दुगुना होता है। वृत्त की परिधि नहीं C पर, ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी यहाँ 40 है तो ये 80 होगा, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी, यानी कि पहले क्या थी त्रिज्या, मान ली 1 थी, तो अब क्या हो जाएगी त्रिज्या, 3 हो जाएगी। भाई 3 गुणी तो कर रहा है, पहले 1 थी अब 3 हो गई। नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुणी है, तो ये परिधि कितना गुना हो जाएगी। देखो पहले वाले की परिधि 2πr1, दूसरे वाले की परिधि 2πr2, इसकी परिधि 2π और इसकी परिधि यहाँ पे 3 रखेंगे 6π, यानी पहले परिधि 2π थी अब 6π होगी, पहले परिधि 2π थी अब 6π होगी, मतलब कितनी गुणी होगी, 3 गुणी होगी, बस कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से सवाल ये पूछ सकता है कि भाई पहले वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना करने पर पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, जो सॉरी नया वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल है, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, ऐसे कुछ आ सकता है। तो वही है, R1 1 मान लेंगे, R2 3 मान लेंगे, तो वही बात है, क्षेत्रफल पहले वाले का तो πr² 1 हो जाएगा, दूसरे वाला πr² 2, यानी πr² 1 का मतलब r² 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी पाई, और ये 2 का सॉरी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 9π, यानी पहले क्षेत्रफल पाई था अब 9 हो गया, पहले क्षेत्रफल पाई था अब 9π हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, कितना 9 गुना, ये याद रखना है। ये एक सवाल और था ये, हाँ ये एक कमरा है जो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, जबकि 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। कुल मिला के ये घनाभ है, और बताया था मैंने अधिकतम लंबाई का बांस के लिए घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, और घनाभ का विकर्ण कितना होता है, √L² + B² + AC², ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ से 290 17 मीटर आ जाएगा। ध्यान रखना है भाई, अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाता है, घनाभ में जब अधिकतम लंबाई की कुछ ना कुछ बात हो तो घनाभ का विकर्ण निकलता है, घनाभ का विकर्ण ये यहाँ से 17 आ जाएगा। अभी एक सवाल ये दे रखा था सेम ऐसे कैसे, ये 2 लाइनें खींच रखी थी A और B, C और D, अब ये यूँ बना रखा था और ये दे रखा था अपने को मान, ये वाला दे रखा था, यानी A O और C का मान दे रखा था, यानी ये A ये O और ये C का मान दे रखा था, ये 50 डिग्री है, ये पूछ रहा B O C का मान पूछ रहा था, किसका, B O C का, तो भाई ये सीधी रेखा हो गई है। अब ये सीधी रेखा पूरा कितना बनाती है, 180, ये इधर 50 बना रही है, तो ये बच गया जो 130, जैसे कि लिख रखा था मैंने भाई, AOC 50 है, BOC का मान, यानी टोटल रेखा पे 180 होता है, 180 - 50 130। एक ये सवाल और दे रखा, देखो अपने को ऐसे त्रिभुज दे रखा था, ये इसकी वैल्यू दे रखी थी, जैसे ये त्रिभुज था ABC और ये D ये E, देखो इसकी A की वैल्यू दे रखी थी, ये B की दे रखी है, ये D की वैल्यू दे रखी थी जो कि यहाँ लिखी हुई है, और AED मतलब AE और ये इधर D, कुल मिला के ये कौन पूछ रहा है, E, ये वाला।
यानी ए ई और डी, ए ई डी में जैसे ए ई और डी है तो डी को भी हटा दो, ई को भी हटा दो, यानी ई का कोण पूछ रहे हैं, बीच वाला होता है ना वो कोण पूछेगा ये, यानी ई की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, तो देखो दो चीज़ें हैं, कैसे भी कर लो। जैसे एक बार त्रिभुज ले लेंगे अपन, ये ए बी और सी ये त्रिभुज लिया, ए 30 दे रखा है, ये बी 50 दे रखा है, तो सी ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है। या फिर ऐसे कर लेंगे, ये अब ये 100 आ गया तो ये इसका बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये सीधी रेखा पे है तो ये टोटल तो 180 होगा, इधर वाला 100 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना, 80। हाँ ये कितना आ जाएगा, 80। ये 80 आया, ये 80 आया और ये 25 आया, ये 80 और 25 का मतलब 8 और 2 10, यानी ये वाला कितना आ जाएगा, 105। इस त्रिभुज में यानी सी डी और ई में, सी डी ई में तो ई 105 आ गया, तो इसका ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई, ये पूरी सीधी रेखा पे है, ये टोटल 180 होता है और ये अंदर का 105 दे रखा है, तो ये बचेगा जो, यानी 75 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ लेना, ये इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये 40 नहीं है, ये 30 है, ये 30 है, ये 50 है, तो ये अंदर का कितना आ जाएगा, 100, ये 100 है तो ये इधर 80 आ जाएगा। अब ये 80, ये तो 8 और 2 10, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है कि हाँ ये 80 और 25 105, 105 ये 105 है, 105 180 में से घटेगा तो 75, यानी ये कोण 75 आएगा, अंदर वाला 180 में से घटेगा तो ये कोण 75 आया, ये कोण 75 आया तो ये 180 में से कट जाएगा ये वाला, ये 105 आ जाएगा। अब ये जैसे 80 है, ये 25 है, तो 80 और 25 कितना हो गया, 105, और 105 180 में से घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 75। अब ये 75 आया, देखो ये वाला 75 आया तो ये पूरा 180 है, ये भाई ये सीधी रेखा है, ये पूरा 180 है, ये 180 है, ये 75 है, तो ये कितना बचेगा, ये 105 बच जाएगा। ये एक बार इस सवाल को आप दोबारा देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही सवाल दे रखा था, ये सवाल है भाई, किसी आयताकार खेत था, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप उसका 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ऐसे एक आयताकार बना लिया अपन ने, ये इसका विकर्ण है AC, ये 17 दे रखा अपन को, अब ये 8 और 15 कुछ भी नहीं दे रखा अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहली चीज़ तो ये है कि परिमाप यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 46, वो सॉरी 23 आ गया। अब ये 23 आ गया, अपन अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई विकर्ण है जो 17 है, यानी ये कर्ण हो गया, ये कर्ण है जो 17 है और ये इधर 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा क्योंकि ये 17 है, तो ये इसको सीधा एज्यूम कर लेंगे भाई ये 8 है और ये 15 है, क्योंकि ये 8 15 17 ये क्या होता है, ये देखो ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, इसे याद रख लेना भाई, ट्रिपलेट है। ये 17 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये 17 आ गया तो ये फिक्स है, ये 8 होगा और ये 15 होगा, ये 17 आ गया तो इसका मतलब समझ लेना ये 8 है और ये 15 है। देखो 8 और 15 23, और 23 दूना 46, मतलब परिमाप भी इनका 46 आ रहा है, इसको 8 और 15 लेने से इनका परिमाप भी 46 आ रहा है, तो मतलब यही है 8 15 17 ये। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई 8 है और गुणा चौड़ाई 15 गुणा 8 बराबर में 120, इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसको अपने को थोड़ा सा मानना पड़ेगा भाई, ये 23 क्यों हो रहा है, यानी लंबाई 8 हो सकती है और ये चौड़ाई 15 हो सकती है, इसलिए 23 हो रहा है, और 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट है, इसलिए सीधा ही यदि हम बस ये बात ध्यान रखें आप तो कि यदि विकर्ण यदि 17 है तो ये 8 और 15 होंगे,
अब यदि ऐसे ज्ञात नहीं करना तो फिर ऐसे ज्ञात होगा, जैसे लंबाई प्लस में चौड़ाई 23 दे रखा है, लंबाई प्लस में चौड़ाई 23 दे रखा है, लंबाई को तो एल मान लिया, तो यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 माइनस में एल, यानी 23 माइनस में एल। तो वही समकोण त्रिभुज बना के इसको मैं ज्ञात कर लेंगे भाई, एल स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर 23 माइनस एल का स्क्वायर बराबर है जो कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, यानी 17 के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू आएगी 8, फिर जाके काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप ट्रिपलेट में सीधा ही ध्यान रख लें कि 8, 15, 17, यदि कर्ण यदि 17 है तो ये आधार 8 होगा और लंब है जो 15 होगा, इस चीज़ को ध्यान रख लें। और 8 और 15 यानी 23, और 23 दूना 46, ये भी जुड़ेगा, यानी परिमाप भी सेटिस्फाई हो रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप 15 गुणा 8 सीधा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये देखिए एक सवाल ये दे रखा था, ये पर मैं ये इसको याद रख लें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसको हमेशा याद रख लें। ये सवाल में ऐसे आया था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, ऑप्शन दे रखा था कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या फिर 2/3 गुणा होता है। तो कुछ भी नहीं होता है, दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से अधिक होता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखो जैसे 3, 4, 5 है, दो भुजाओं का योग मतलब 4, 3, 7, 7 है जो 5 से ज़्यादा है, 5 और 4 9, 9 है जो 3 से ज़्यादा है, और ये जैसे 5 और 3 8, 4 से ज़्यादा, इसलिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा। अब ये ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25। एक ये सवाल भी कल समझाया था मैंने, दो घनों का आयतन का अनुपात दे रखा है 27:64, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वही घनों का अनुपात आयतन मतलब ए क्यूब अपॉन बी 27/64, ए और बी की वैल्यू 3 और 4 आ जाएगी, और इनका जो क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर, 9/16 आ जाएगा। एक ये सूत्र भी दे रखा था सवाल में, सूत्र दे रखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑप्शन दे रखे थे कि अजीब अजीब से भाई, ये ऑप्शन में जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे प्लस कर दिया था, एक बार ऐसे, एक बार यूँ ग्रेटर देन लिख दिया था, एक बार लेस देन लिख दिया था। कुल मिला के ये वाला सही था, इस पर टिक लगाना था। इसलिए भाई ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो जो सारे सूत्र हैं छोटे मोटे, इन्हें सभी सूत्रों को याद कर लीजिए जो बुक है आपके पास उसमें से। एक सवाल ये दे रखा था 4 माइनस, कोष्टक में लगा रखा था 2 माइनस में 2 की पावर 0। अब एक चीज़ ध्यान रखें भाई, किसी की पावर 0 रहेगी ना उसका मान 1 आता है, जैसे 3 की पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, 10 की पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, 0 नहीं आएगा 1 आएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 आएगा, और प्लस में 3 का स्क्वायर भाग 1 प्लस में 3। अब सोल्व भी किस नियम से करेंगे? सोल्व अपन बोर्ड मास से करेंगे। बोर्ड मास का मतलब होता है पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ओ का मतलब होता है यदि ऑफ आया हुआ तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग देंगे, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, और ए का मतलब होता है ऐड करना यानी जोड़ेंगे, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाएंगे। इसको ध्यान रख ले, बोर्ड मास यानी BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। इसमें कुछ नहीं है, 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, और पहले भाग देंगे, 9 में 1 का भाग देते 1 आएंगे प्लस में 3, देखो 4 माइनस में 1, ये बात ध्यान रखने वाली है, इस बात को ध्यान रख लें कि किसी की भी पावर 0 रहेगी, चाहे क्यों ना, जैसे ये तो 3 की पावर 0 तो 1 है, 10 की पावर 0 तो 1, चाहे 10,000 की पावर 0, चाहे 10,000 की पावर 0 तो भी 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखें आप। तो बस ये 4 माइनस 1 प्लस में 9, ये 15 आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। एक सवाल देखो ये दे रखा था 10,000 प्लस में 10 इकाई प्लस में 10 दहाई बराबर है, जोड़ो, यानी 10,000 प्लस में 10 इकाई प्लस में 10 दहाई। देखो 10,000 का मतलब है 10 गुणा में 1000, एक मिनट, 10,000 का मतलब 10 गुणा में 1000, 10 इकाई का मतलब है 10 गुणा में इकाई मतलब 1, 10 दहाई का मतलब है 10 गुणा में 10, और 10 गुणा में यदि सैकड़ा होता, क्या 10 गुणा में सैकड़ा होता तो 10 गुणा में 100, ऐसे। तो 10,000 का मतलब है 10 और 1000,
10 इकाई का मतलब है 10 गुणा में 1 यानी 10, और 10 दहाई का मतलब 10 गुणा में 10 यानी 100। इन तीनों को जोड़ेंगे 10,110 आ जाएगा। इसको देखें, इसमें लोगों के इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में, 10 इकाई में कन्फ्यूजन होता है। भाई 10 इकाई को लिखे क्या, 10 दहाई को क्या लिखे, 10,000 तो सब लिख देंगे, 10,000 तो सभी लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, क्या नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे भाई 10 इकाई और 10 दहाई। 10 इकाई का मतलब है 10 गुणा में 1, और 10 दहाई का मतलब है 10 गुणा में 10, और 10 सैकड़ा आ जाए तो 10 गुणा में 100। हाँ, एक सवाल ये दे रखा था कि 10 दिनों में जो मिनटों की संख्या है कितनी, 10 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से सेकंडों की संख्या के बराबर है। 10, कुल मिला के बात है करेंगे 10 दिनों में जो मिनटों की संख्या है वो इन घंटों में से किन घंटों की सेकंडों के बराबर है। भाई 2 घंटे की सेकंडों के बराबर है, 3 घंटों की सेकंडों, 4 घंटों के 5। इसमें कुछ भी नहीं, आराम से सवाल करें, बेसिक सा है ये। देखो पहले तो अपन ये निकालेंगे कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होती है। अब देखो पहले एक दिन में मिनट कितनी होगी। देखो एक दिन में मिनट का मतलब है एक दिन में घंटे होते हैं 24, कितने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होती है। कितनी, एक घंटे में 60 मिनट होती है। एक घंटे में 60 मिनट होती है मतलब 24 गुणा में 60 मिनट होंगी एक दिन में। तो 10 दिन में कितनी मिनट होंगी, दोनों को गुणा, 10 दिन 10 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, 10 दिन में मिनट 24 गुणा में 600 आ जाएगा, और 1000 ये आ जाएगा। अब ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एक घंटे में मिनट बराबर 60 होती है, तो 24 घंटे में मिनट कितनी हो जाएंगी, दोनों तरफ 24 से गुणा कर देंगे, 24 गुणा में 60। अपन को पता है कि 24 घंटे को अपन क्या कहते हैं, एक दिन, यानी एक दिन में मिनट कितनी आ जाएंगी, 24 गुणा में 60। अब एक दिन में मिनट ये आ गई, तो 10 दिन में कितनी आ जाएंगी ये, यानी कुल मिला के 10 दिन में ये मिनट होगी। अब इन मिनटों की जो संख्या है वो इन घंटों में से किन सेकंडों के बराबर होती है। अब देखो यानी 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है, मिनट के लिए तो 2 गुणा में 60 करेंगे, और सेकंड के लिए और 60 से गुणा कर देंगे। देखो 2 गुणा में 60 गुणा में 60, ये 72 से आएगा। इसी प्रकार 3 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 3 गुणा 60, और सेकंड कितनी होगी, 60 से और गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा ये। और 4 घंटे में हो रही है, 4 गुणा में 60 तो मिनट हो जाएंगे, और सेकंड 4 गुणा में 60 यानी ये 14,400, तो ये बिल्कुल सही है। यानी 10 दिनों में जितनी मिनट होंगी उतनी ही 4 घंटे में सेकंड होंगी। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे कि अपने को पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो 60 मिनट में दोनों तरफ 60 से गुणा कर देंगे, इतनी सेकंड हो जाएंगी। 60 मिनट को अपन जानते हैं 1 घंटा लिख सकते हैं, यानी 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में यही रहेंगी 60 गुणा में 60 गुणा में सेकंड। अब अपने को जो भी कुछ कहेगा वो निकाल लेंगे अपन। भाई 2 घंटे में कह रहा है तो 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 3 घंटे में तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 4 घंटे के लिए 4 से गुणा करने पर इतनी सेकंड आ जाएगी 4 घंटे में। इस चीज़ को दोबारा देख लें, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक सवाल और दे रखा था, छोटा सा सवाल है, ये भिन्न दे रखी थी 24/25, 10/11, 99/100, 68/99। सबसे छोटे भिन्न कौन सी है। सबसे छोटे भिन्न अपन निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। पहले इन दोनों को ले लेंगे, 24/25 और 10/11 को। यदि यदि ये 10/11 यदि इधर भी दिया हुआ रहता, किधर, लास्ट में भी दिया हुआ रहता, तो अब अपन सबसे पहले 10/11 ही लेते।
10/11 क्यों लेते, क्योंकि ये गुणा करने में इजी है भाई। 10 का तो सीधा आगे 0 लगा देंगे और 11 को अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं। यानी पहले 24/25 से चेक किया तो ये 10/11 छोटी है। फिर 10/11 को 99/100 से किया तो भी ये 10/11 छोटी है। और फिर इनको चेक किया तो भी ये 10/11 छोटी है, तो इसलिए 10/11 ही छोटी है। एक सवाल ये दे रखा था छोटा सा कि -16 ज़्यादा है -15 से, -16 छोटा है -20 से, और -16 बड़ा है 1 से, और -16 है जो छोटा है -3 से। तो देखो इसमें क्या ये सही है, कौन सा कथन सही है? तो क्या ये सही है -16 बड़ा है -15 से? नहीं, बड़ा -15 है, क्योंकि जैसे -15 -14 -13 ऐसे धीरे 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 आएंगे तो ये माइनस का ये धीरे 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 से 0 भी होएगा, 1 2 ऐसे बैक में जा रहा है कुल मिला के। ये -12 11 एक पॉजिटिव आएगा, जबकि ये और भी नेगेटिव में जाएगा, ये इधर की साइड में -17 -18 -19 में, इसलिए ये गलत है। दूसरा भी इसी प्रकार चेक करेंगे, -16 बड़ा -16 छोटा है -20 से? नहीं, छोटा -20 है, क्योंकि माइनस में है तो उल्टी संख्या जाएगी। इसको भी चेक कर लेंगे। -16 बड़ा है 1 से? नहीं, बड़ा 1 है, क्योंकि -16 भी मैंने बताया था आपको कि -16 थी इधर की साइड में, -14 -13 -11 ऐसे धीरे धीरे बड़ा होते हुए आएंगे। -12 -11 बड़ा है, -10 बड़ा है, यानी -11 छोटा है -10 से, यानी -10 है जो बड़ा है। ऐसे धीरे धीरे है, इसी हिसाब से ये है कि -16 छोटा है -3, बिल्कुल सही बात है। -16 है जो छोटा है -3 से। कुल मिला के माइनस में उल्टा ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव में तो रहता ही है, पॉजिटिव में तो 16 बड़ा हो जाता, लेकिन माइनस में क्या होगा, -16 है जो छोटा रहेगा। 3 और 16 में से तो वैसे बड़ा तो 16 है, लेकिन जब माइनस का चिन्ह लग गया ना तो उल्टा हो गया, मतलब जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, यानी -16 छोटा हो जाएगा -3 से, यानी -3 बड़ा है। एक ये सवाल दे रखा था, ये दे रखा था 256 की पावर पॉइंट 16 गुणा 16 की पावर पॉइंट 18। कुछ भी नहीं है, इनको दोनों को 4 की पावर में बदल लेंगे। ये 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 कोष्टक बंद .16 प्लस में 4 का स्क्वायर .18। अब 4 की पावर गुणा कर देंगे, 4 की पावर .64 और 4 की पावर .36 गुणा ऐसे करेंगे। ए की पावर जो m कोष्टक में n रहेगा तो ए की पावर mn, और यदि पावर घात आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो घात जुड़ जाएंगे, ए की पावर mn। ऐसे ही है, ये आ गया, ये आधार समान है, आधार 4 ही ऊपर का जुड़ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 4 की पावर 1 1 आएगा। देखो एक सवाल दे रखा था, 3 संख्याओं का औसत 7 दे रखा था इसने, और पहली 2 का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो ये पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है? तो कुछ भी नहीं है, पहली संख्याओं का औसत 3 7 था। पहली संख्याओं का औसत 7 है। औसत का मतलब होता है कि संख्याओं में 3 का भाग दिया है, मतलब पहली 3 का टोटल कितना आ जाएगा, 7 गुणा 3 21, और पहली 2 का औसत 4 था तो पहली 2 का टोटल कितना आ जाएगा, 2 गुणा 4 8। तीसरी संख्या ऑटोमेटिकली 21 माइनस में 8 आ जाएगी, 13। यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो इसका विस्तृत रूप ये है। 3 संख्याएं दे रखी थी, x y और z मान लें। 3 संख्याओं का औसत, औसत का मतलब है तीनों को जोड़ के, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बटा में 3 बराबर में 7, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 मान लिया x और y है, इनका 2 का औसत मतलब x प्लस वाई बटा में 2 बराबर में 4, यानी x प्लस वाई बराबर में 8। तो बस x प्लस वाई प्लस जेड का मान अपने पास है, x प्लस वाई का मान भी है तो जेड का मान तीसरी संख्या दोनों में से घटा देंगे, जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, 21 माइनस 8 बराबर 13। इस हिसाब से भी कर सकते हैं भाई, 3 संख्याएं दे दी,
एक्स वाई जेड तीनों मान ली, तीनों को औसत, औसत का मतलब तीनों को जोड़ के जितनी संख्या है उतनी संख्या को भाग दे दें, एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये ऐसे आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक सवाल दे रखा था ये यूं कह रहा था कि भाई चीनू है, चीनू ने एक कार 2.5 लाख में खरीदी, कितने में खरीदी, 2.5 लाख में खरीदी, और उसे 3,48,000 में बेच दी। 2.5 लाख में खरीद के 3,48,000 में, तो लाभ बताओ, लाभ के लिए क्या है भाई, लाभ कितना हो जाएगा, इतने में खरीद रहा है इतने में बेच रहा है, तो 1,48,000 का लाभ होगा। 1,48,000 का लाभ किस पे हो रहा है, 2.5 लाख पे, यानी 1,48,000 का लाभ 2.5 लाख पे गुणा 100, ये काटा पीटी करेंगे, भाग आ जाएगा 59.2%। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो दोबारा चेक कर लेना, बाकी मुद्दे की बात है भाई कितने का लाभ हो रहा है, 1,48,000 का, कितने पे हो रहा है, 2.5 लाख पे। एक सवाल ये दे रखा है देखो कि साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये यूँ कहना चाहता है कि किस दर पर, दर ज्ञात करवा रहा है कि उस जो धन है वो 10 साल में धन का जो ब्याज है ना, मतलब 10 वर्ष में किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज है, जो ब्याज है वो उस धन का 2/5 हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के देखो समय दे रखा है और धन तो अपन ने मान लिया एक, धन एक माना तो ब्याज कितना आ जाएगा, ये कह रहे हैं 10 वर्ष में उसका 2/5 गुना हो रहा है ब्याज, यानी धन का 2/5 गुना, यानी 1 गुणा 2/5 बराबर 2/5 ब्याज आ गया यहाँ से। और दर पूछ रहा है तो ये बताया था मैंने कि एक ही सूत्र ध्यान रखना है, सिर्फ ये सूत्र, अलग अलग कुछ भी सूत्र नहीं, एक सूत्र याद रखो, साधारण ब्याज 2/5 बराबर मूलधन 1, दर अपन ज्ञात करें समय 10 वर्ष बटा में 100, काटा पीटी करेंगे 4% आ जाएगा दर। इसी हिसाब से इसने दूसरा सवाल दे रखा था, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर पर, कितने वर्षों में मतलब कोई रेट है, सॉरी रेट तो 12% है, ये यूँ कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब है कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 होगा, ये 1,080 है, 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 180 होगा। देखो समय दे रखा है, रेट अपने से पूछ रहा है और 3,000 का ब्याज हो रहा है 1,080, यानी 3,000 मूलधन और साधारण ब्याज 1,080। बताया था एक ही सूत्र याद रखना है, 50 सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी में रख लो, ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 1,080 बराबर मूलधन 3,000 गुणा समय है जो 12 है गुणा टी बटा में 100, ये काटा पीटी करेंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 12 से काटेंगे तो ये 90 आएगा, 90 बराबर 30 गुणा टी, टी की वैल्यू 3 बार कटेगा। ये एक ही सवाल है, ये आपको करना है नहीं आए तो फिर कल बताएंगे इसको। ये A+B का अनुपात, B+C का अनुपात और C+A का अनुपात दे रखा है, 6:8 और ABC की वैल्यू अपने को दे रखी है, A+ में B+ में C बराबर 14 है, तो C का मान क्या होगा ये निकालना है। थैंक यू।